हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं अंजलि ठाकुर अपने चैनल अंजलि हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज जैसा कि हमने अपने टॉपिक में सीरियल वाइज सेट किए थे, साकेत के बाद भारत भारती के बारे में पढ़ेंगे। मैथिली सरल गुप्त का जो भारत भारती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम साकेत के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको तो पता ही होगा, यूजीसी नेट के यूनिट 5 के में ये दिया गया है। तो आज हम आगे का पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। भारत भारती के 3 खंड है। अतीत खंड, वर्तमान खंड, अतीत खंड, वर्तमान खंड है। जैसा हम पीछे देख लेते हैं, अतीत खंड ये वाला है, हमारा वाला ये अतीत खंड हो गया है। और इसके बाद हमारा आएगा वर्तमान खंड, ये वर्तमान खंड है। और उसके बाद भविष्यत खंड, ये हमारा भविष्यत खंड लास्ट वाला है। तो सबसे पहले हम अतीत खंड के बारे में पढ़े। अतीत खंड के नाम को देख लेते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न पिछले साल में नहीं आया, लेकिन इसके पहले वाले सारे एग्जाम यानी 3-4 एग्जाम में आ चुका है। जैसे फर्स्ट नंबर मंगलाचरण, उपक्रमिका, भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्धव, हमारे पूर्वज, आदर्श, आर्य स्त्रियां, भारतीय सभ्यता, ये सब कुछ है। भारतीय सभ्यता, हमारी विद्या बुद्धि, हमारा साहित्य, कला कौशल, हमारी वीरता, शक्ति का उपयोग, राजस्व और शासन, प्राचीन भारत की एक झलक, विचार, ये सहजा है शायद से। अच्छा ये है। और अवगति का आरंभ, महाभारत, अनार्यों का आक्रमण, अवतार, बौद्ध काल, जैन मत, मतभेद, हिंदू धर्म, हिंदू विकास में ह्रास, मुसलमानों का प्रवेश, यवन राजस्व, आत्माभिमान, यवन राजस्व का अंत, ब्रिटिश राज, हमारी दशा। यानी अतीत खंड में हमारे क्या क्या है वो हम ध्यान में रखेंगे। जैसे इसमें हो गया महाभारत, बौद्ध काल, जैन मत, ये भी हिंदू धर्म के बारे में है। ऐसे एक साइड से तो हमको याद नहीं होगा, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान में रख के उसमें ऐसा ही पूछा जाता है कि कुछ ऐसे दे देंगे, 2-3 बोलेंगे अतीत खंड से है या फिर वर्तमान खंड से है। तो हमको बताना पड़ेगा ये किस खंड से है, या फिर अतीत खंड में क्या क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। 2-3 तरीके से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अभी हम पढ़ेंगे वर्तमान खंड का, जिसमें प्रवेश है, वर्तमान भारत है, प्राचीन चिन्ह है, दारिद्र, दुर्भिक्ष, कृषि और झलक, गोवध। देखो ये उससे मैच नहीं हो रहा है, इसको यानी ध्यान में रखना पड़ेगा। व्याधियां, रईस, रईसों के सपूत, अविद्या, शिक्षा की अवस्था, साहित्य। और इधर है संगीत, सभाएं, उपदेशक, धर्म की दशा, तीर्थ और तीर्थ पांडे, मंदिर और महंत। आगे है साधु संत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, संतान, समाज। ये इतना इसमें दिया गया है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आए तो वो हमारे वर्तमान खंड में है। अभी तीसरा देख लेते हैं जो भविष्य खंड है। भविष्य खंड में थोड़ा कम ही है, उसमें ज्यादा नहीं है। तो भविष्य खंड का देख लेते हैं। उद्बोधन, आशा, आदर्श, विश्वास, विश्राम, शुभ कामना, विनय। इससे एक बार आदर्श आया था और विश्राम शायद से आया था, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा।
इससे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से बनते हैं क्वेश्चन इससे। तो अभी उसके 3 खंड हैं, तीनों खंडों के उपखंड कौन-कौन से हैं उसको हमने जान लिए। अभी हम भारत भारती के परिचय में मेन पॉइंट को आपको बता रही हूँ ताकि जो एग्जाम में आते हैं। भारत भारती के परिचय के बारे में देख लेते हैं हम। भारत भारती राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है, जिसका प्रणयन उन्होंने 1912 में किया। इसके 3 खंड हैं जिसको हम पढ़ चुके, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। पूरी लाइन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइन को अपने को ध्यान में रखना है। कहीं से भी इसमें क्वेश्चन बन भी चुके हैं और बन भी सकते हैं। इससे पूर्व ये 1919 में रंग में भंग लिख चुके थे। ऐसा भी क्वेश्चन बन चुका है। इसके पूर्व में क्या है, कौन सी रचना थी, इनके बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन दूसरे कवि के बारे में पूछा जा चुका है। जयद्रथ वध भी इसी दौर की रचना है। ध्यातव्य है कि उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं द्वापर, नहुस, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, किसान आदि बाद की रचनाएं हैं। इससे हमको क्रम से लगाने में भी आसानी होगी। जैसे बाद की रचनाएं हैं तो भारत भारती के बाद में ही आई होंगी। जो क्रम से क्वेश्चन आते हैं इसको हम आराम से लगा सकते हैं। भारत भारती उनके शुरुआती साहित्यिक जीवन की रचना है, किंतु प्रभाव की दृष्टि से यह अन्य सभी रचनाओं पर भारी पड़ी यानी ज्यादा विख्यात हुई। अब भारत भारती काव्य से क्या क्या लिया गया है वो हम फटाफट देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती एक निबंध काव्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसकी रचना 1901 जो हम इसको देख चुके हैं। भारत भारती महाकाव्य राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। इसी रचना के कारण गुप्त जी को जेल भी जाना पड़ा। भारत भारती को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत भारती काव्य के लिए ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुप्त जी सन 1936 में राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। एकदम इंपॉर्टेंट लाइन। यह काव्य उर्दू के शायर अल्ताफ हुसैन हाली मुसद्दस शैली में रचित है। मुसद्दस 6 मिसरों या 3 शेयरों का होता है। इसमें पहले के 4 मिसरों के तुक एक समान होते हैं और शेष अंतिम 2 मिसरों के तुक अलग होते हैं। ठीक है। इस काव्य में राष्ट्रीयता, अतीत गौरव, युगीन दशा, प्रकृति सौंदर्य आदि सभी विषयों को विस्तार से रखा गया है। अतीत खंड में भारत की प्राचीन गौरव का बड़े मनोयोग से बखान किया गया है। इसमें भारतीयों की वीरता, आदर्श, विद्या, बुद्धि, कला, कौशल, जिसको हम ऊपर देखे हैं तो अच्छे से देख लो आप, सभ्यता, संस्कृत, साहित्य, दर्शन, स्त्री पुरुषों आदि का गुणगान किया गया है, जिसमें बौद्ध, आर्य ये सब हुआ था। और वर्तमान में भारत की अधोगति का वर्णन किया गया है। इस खंड में साहित्य, संगीत, धर्म, दर्शन आदि क्षेत्रों में होने वाली अवनत रईसों और उनके सपूतों के कारनामे, मंदिरों की दुर्गति तथा स्त्रियों की दुर्दशा के साथ दरिद्र दुर्भिक्ष, भारतीय कृषक और उनकी समस्याओं का हृदय विदारक चित्रण है। भविष्यत खंड में भारतीयों को उद्बोधित किया गया है तथा देश के लिए मंगल कामना की गई है। भारतीय साहित्य में भारत भारती सांस्कृतिक नवजागरण को ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। भारत भारती के पदों को राष्ट्रीय आंदोलनों, प्रभात फेरियों, शिक्षण संस्थानों, प्रातःकालीन प्रार्थनाओं आदि में गाए जाते हैं। भारत भारती काव्य में मंगलाचरण के रूप में कवि ने इसके पद्य को रखा है। मंगलाचरण भी है जिसको भी अपने को पढ़ना है। तो मंगलाचरण एक बार मैं पूरी कविताओं का एग्जाम के पहले किसमें मंगलाचरण है, क्या क्या है, वो सब मैं अच्छे से भूमिका ये सब अच्छे से एक ही जगह पे करवा दूंगी। मानस भवन में आर्य जन इनकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। मैथिली शरण गुप्त ने इस काव्य की रचना हर गीतिका छंद में की है, बेहद इंपॉर्टेंट बात की गई है। इस काव्य में कई ऐतिहासिक आयामों को भी उद्घाटित किया गया है, यथा दशमलव का सिद्धांत अरबों ने हिंदुओं से सीखा, देखो मैथ भी आ गया है। इसी से इस विधा को इल्मे हिंदसा
कहा गया है। क्या कहा गया है? इल्म हिंसा कहा गया है। कवि ने भारत को पश्चिम से श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए पंक्ति कहा, आज पश्चिम में प्रभा जो पूर्व से ही है गई, होता प्रभाकर पूर्व से ही उदित पश्चिम से नहीं। ये कहा गया है। गुप्त जी की विशेषता रही है कि वे समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। इस काव्य में वे प्रश्न करते हैं, हम कौन थे? फिर वर्तमान को इंगित करते हुए कहते हैं, क्या हो गए? तथा भविष्य के लिए प्रश्न उपस्थित करते हैं, और क्या होंगे अभी? फिर आगे इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, आओ विचारे आज मिलकर सभी। समझ में आई कुछ? यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को उन्होंने मिलाया और उसका समाधान भी दिए हैं। वर्तमान खंड में तत्कालीन भारत के नैतिक तथा बौद्धिक पतन का वर्णन प्रथम पद से ही शुरू करते हैं। अब प्रथम पद क्या है, हम वो देख लेते हैं। जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारत का, लिखने चली अब हाल हुआ उसके अमित अपकर्ष का। यानी उनके नैतिक और बौद्धिक पतन का क्या कारण था उसको भी वो बताए हैं। वर्तमान खंड में तत्कालीन भारतीय समाज की कुरीतियों तथा तद्युगीन समस्याओं के साथ 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 तथा कथित उपदेशकों, साधु संतों, महंतों, पुजारियों आदि के ऊपर भी करारा प्रहार किया गया है। मतलब सबको उन्होंने उनकी बात बताए हैं कि वो किस तरीके से अपने समाज को बेकार कर रहे हैं और उसको सुधारने के उपाय भी बताए हैं, ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं, है कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता के माध्यम से कभी भविष्यत खंड में भारतवासियों में एकता के बल पर जोर दिया है। भविष्यत खंड में जातीय अस्मिता एवं गौरव के प्रति युवाओं को अग्रसर होने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। गुप्त जी ने तत्कालीन कवियों को भी लक्ष्य बोध का एहसास कराते हुए कहा है, जो उस समय के कवि थे, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। ये लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत जगहों पे देखी है। गुप्त जी की सेवा एवं त्याग की मूर्ति माने जाने वाले नेताओं ने भारत की उन्नति में योगदान देने की बात करते हुए कहते हैं, इस देश इस देश का भार तुम पर ही है, तुम्हारी जीत से ही देश की जीत और तुम्हारे हार से ही देश का हार है। भविष्यत खंड में भारतवर्ष को फिर से हरा भरा करने, सर्वजन सुख और सर्वजन हित के लिए कभी प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे देव, अपनी दया एक बार फिर दिखाइए, इस भारत भूमि को फिर से पुण्य भूमि बनाइए। भारत भारती काव्य में जिस तरह अस्मिता को जगाने और भारतीयता की खोज की प्रेरणा दी गई वो अन्यत्र दुर्लभ है, यानी और कहीं पे भी नहीं मिलता है। ये हमारी भारत भारती के बारे में सब कुछ दिया गया है। लगभग उसमें से अगर भारत भारती से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं 100% तो नहीं बोल सकती, लेकिन 95% बोल सकती हूँ, उसमें से वो क्वेश्चन आ जाएगा आपका। अभी इसके महत्वपूर्ण लाइन भी देख लेते हैं। मानव भवन में आर्य जन जिसकी उतारते आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निस दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हाँ, वृत्त भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। संसार भर में आज जिसका छा रहा आतंक है, नीचा दिखाकर रूस को भी जो हुआ निशंक है। जयपान जो वर्धक हुआ है एशिया के हर्ष का, वह शिष्य वह जापान भी वह वृद्ध भारतवर्ष का। मतलब भारतवर्ष को उन्होंने वृद्ध बना दिया। अभी वर्तमान खंड से कुछ लाइनें देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, लिखने चली वह हाल वह उसके अमित अपकर्ष का। वह अब कमल क्या जल तक नहीं, सर मध्य केवल पंख है। वह राम राज कुबेर वहां रंग का भी रंग है। उड़ते प्रभंजन से यथा तप मध्य सूखे पत्र है।
लाखों यहाँ भूखे भिखारी घूमते सर्वत्र है। वह पेट उसका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है, मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। वर्तमान खंड के बारे में कैसे बताए हैं? नारी जनों की दुर्दशा हमसे कही जाती नहीं, लज्जा बचाने को अहो जो वस्त्र भी पाती नहीं। यानी वर्तमान में क्या क्या चल रहा था उनके समय में जब वो लिख रहे थे, वो घटनाएं हमको बताए हैं। जो कुलवती है भीख भी वे मांग सकती है नहीं, मर जाए चाहे किंतु झोली टांग सकती है नहीं। यदि अन्य देशों को यहाँ से अन्न जाना बंद हो, तो देश फिर संपन्न हो, कुंदन रुके आनंद हो। यानी यहाँ पे लोग भी भूखे मर रहे हैं, लेकिन हम अपने अनाज को बेचे जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया, जबकि ऐसा रहा भी होगा। हतभाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ, वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहाँ। हम कौन थे क्या हो गए हैं जान लो इसका पता, यानी सॉल्यूशन बताएंगे अभी। जो थे कभी गुरु है न उसमें शिष्य की भी योग्यता, सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। डूबे न देखो नाव अपनी है पड़ी मझधार में, होगा सहायक कर्म का पतवार ही उद्धार में। वीरों उठो वीरों उठो अब तो कुयस की कालिमा को भेंट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में, शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सबसे भरा उत्साह हो। इस देश को है दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। यानी हमारे ही हाथों में है कि हम अपने देश को कैसा बना सकते हैं। ऐसा उन्होंने ही नहीं बोले, ऐसा हम भी सोच सकते हैं कि हम अपने देश को अपने ही हाथों में रख कर अच्छे से बना सकते हैं। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर कुछ भी कहीं पे समझ में नहीं आया होगा, मैंने कविता सिर्फ देख के पढ़ी जो इम्पोर्टेंट लाइन थी, ताकि आपके ध्यान में रहे। और अगर आपको इसका अर्थ समझ में ना आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।